हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक सिंपल यूपीएससी प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी के बारे में, जो कि एक 5 पॉइंट स्ट्रैटेजी रहेगी। और इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि यूपीएससी प्रीलिम्स को श्योर शॉट क्रैक करने की क्या टेक्निक रहती है, कैसे आपको इसको क्रैक करना है, कैसे इस एग्ज़ाम को अप्रोच करना है और इस एग्ज़ाम के इस फेज़ को स्पेशली प्रीलिम्स को अप्रोच करना है। तो अगर आपको प्रीलिम्स से डर लगता है, अगर आपको प्रीलिम्स में बैठने में प्रॉब्लम आ रही है, हर बार आप अटेम्प्ट स्किप कर देते हो प्रीलिम्स के डर से, या फिर एमसीक्यूज़ के साथ आपको दिक्कत आती है, तो आप इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। मेरे बारे में आप यहाँ से वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मैंने इन टेक्निक्स का यूज़ करके खुद यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2022 क्रैक किया है। अगर आप इसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो ऊपर आई बटन में एक वीडियो और अगर वहाँ से आप इसके बारे में डिटेल्स में जान सकते हो कि इस अटेम्प्ट का आगे क्या हुआ। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा वो ये रहेगा कि आपके पास सिलेबस होना चाहिए, अच्छे से लिखा हुआ आपके पास होना चाहिए। आप पीडीएफ में भी इसको देख सकते हो, लेकिन पॉइंट ये है कि आपको हर दिन रेगुलरली सिलेबस पे एक नज़र ज़रूर मारनी है। सिलेबस को आप इतनी बार देखोगे कि आपके दिमाग में इम्प्रिंट हो जाना चाहिए। एटलीस्ट प्रीलिम्स का सिलेबस आपके पूरे दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस के सिलेबस में ओवरलैप बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस भी हैं। तो मेंस के पर्सपेक्टिव से आप पूरे टाइम तक पढ़ोगे, लेकिन लास्ट के जो आप लगभग 100 डेज़ का टाइम अगर रखते हो सिर्फ प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए, 100 डेज़ 90 डेज़ जिस तरह का आपको कॉन्फिडेंस है उसके हिसाब से, तो आपको उस टाइम पे सिलेबस पूरी तरह से प्री को अपने सामने रखना है और सिलेबस को बार बार आपको देखते रहना है, ताकि आपको प्री का सिलेबस कंठस्थ आपके सामने याद हो। आप कुछ भी पढ़ रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये प्रीलिम्स से कैसे रिलेट कर रहा होता है, ये सारी चीज़ें प्रीलिम्स से किस तरह से रिलेट करती हैं, ये आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए। साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखने हैं। इससे आपको समझना होगा कि जो क्वेश्चन होता है प्रीलिम्स में उसका नेचर क्या रहता है और क्या थीम्स होते हैं जिन पे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो क्वेश्चंस किस तरह के आ सकते हैं, किस तरह के पूछे जा सकते हैं, क्या वो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल होते हैं या बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग वाले होते हैं। जब भी आप कुछ भी न्यूज़ पढ़ोगे, कुछ करंट अफेयर्स पढ़ोगे, कुछ भी रीड करोगे, तो ये प्रीवियस ईयर और सिलेबस का जो कॉम्बो आपके दिमाग में धीरे धीरे घर करेगा। इससे आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी कि जब आप पढ़ रहे होगे तो आपको किस तरह प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से उसको पढ़ना है और किस तरह बाद में मेंस पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके पास होने चाहिए। आप जैसे रखो, फिजिकल फॉर्म में रखो या पीडीएफ फॉर्म में रखो, कैसे भी रखो फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपके पास मौजूद ज़रूर रहने चाहिए और रेगुलरली उनका यूज़ करो। अब हम बात करते हैं कुछ की एरियाज़ की। तो ये देखो, यहाँ पे यूपीएससी प्रीलिम्स का सिलेबस लिखा हुआ है, जीएस पेपर 1 का। पेपर 2 आपको पता होगा सीसेट होता है। सीसेट की इस वीडियो में हम लोग बात नहीं करेंगे, सीसेट के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि सीसेट की वजह से भी बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है। बहुत सारे लोग सीसेट में छटके रह जाते हैं, प्रीलिम्स में अच्छा स्कोर करते हैं, अबव 100 चले जाते हैं, बट सीसेट उनका रह जाता है। तो सीसेट में कैसे क्या करना है उसकी बात अलग से होगी, लेकिन अभी आप जीएस 1 का सिलेबस देखो, यानी कि प्रीलिम्स का सिलेबस देखो, तो इसके अंदर सबसे बड़ा आपके ऊपर में लिखा हुआ है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, यानी कि करंट अफेयर्स। फिर आ गया आपका हिस्ट्री, यहाँ पे ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, यहाँ पे इन्वायरमेंट में काफ़ी ज़्यादा सवाल आते हैं, क्योंकि यही सेम जो प्रीलिम्स है ये आपका इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए भी लिया जाता है, तो इन्वायरमेंट से भी अच्छे खासे सवाल बनते हैं। और फिर आ गया जनरल साइंस। तो हमारे जो फोकस के एरियाज़ रहेंगे वो ये सारे फोकस एरियाज़ रहेंगे। सबसे पहले आप हिस्ट्री पे फोकस करोगे, और जब आप सिलेबस देखोगे तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि मॉडर्न हिस्ट्री, जो कि इंडिया की हिस्ट्री है, यानी कि अंग्रेज़ों वाली जो हिस्ट्री है, उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस है। सिलेबस में भी ऐसा लिखा हुआ है, क्वेश्चन भी इससे ज़्यादा डुएबल होते हैं। ऐसा नहीं है कि एंशिएंट और मेडिएवल से सवाल नहीं आएंगे, उनसे भी सवाल आएंगे, लेकिन उनके जो सवाल होते हैं काफ़ी मिस करने वाले क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें आपका स्ट्राइक रेट नहीं हो पाएगा। इसलिए आप ज़्यादा फोकस मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर रखोगे, पॉलिटी के ऊपर आपको फोकस रखना है, ज्योग्राफी पे, इन्वायरमेंट पे, इकोनॉमी पे, और करंट अफेयर्स के साथ साथ ही आप जनरल साइंस के क्वेश्चंस करोगे, क्योंकि जनरल साइंस जो है वो आपको करंट अफेयर्स में ही आपका कवर हो जाएगा। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आप यहीं से कर सकते हो। तो जनरल साइंस के लिए एज सच अलग से बहुत कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है, अनटिल एंड अनलेस कि आपको एकदम बेसिक्स भी नहीं आते हैं, तब आपको थोड़ा बहुत एनसीईआरटी देखने की ज़रूरत है। अदरवाइज ये करंट अफेयर्स में ही कवर हो जाएगा। करंट अफेयर्स इसके लिए सबसे बेस्ट सोर्स है। तो हम इन फोकस एरियाज़ के ऊपर बात करेंगे। इन फोकस एरियाज़ के ऊपर हम लोगों को अपना कमांड अच्छा करना होगा। अगर हम प्रीलिम्स में अच्छा करना चाहते हैं, अगर हम प्रीलिम्स में सिलेक्शन इंश्योर करना चाहते हैं, तो हमें इन सारे फोकस एरियाज़ के ऊपर बहुत ही अच्छा पकड़ बनाना पड़ेगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेंस के साथ ओवरलैप नहीं खाती है, उनको हम एटलीस्ट लास्ट के 3 महीने में छोड़ देंगे। लास्ट के 3 महीने में हम सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे। इसमें आपको जो भी आप कोर मटेरियल उठा करके रीड कर रहे हो, मटेरियल्स के ऊपर भी आगे वीडियो आएगी, तो मटेरियल्स आप जो भी रीड कर रहे हो उन मटेरियल्स को आपको अच्छे से रीड करना है। अगर आप नोट मेकिंग कर रहे हो तो नोट्स करना है, अदरवाइज अगर आप हाईलाइट वगैरह कर रहे हो तो वो भी आपको प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से करना है। आपको समझना होगा कि पॉलिटी में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। अगर पॉलिटी में क्वेश्चंस आएंगे तो वो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि ये, अगर मान लो आप शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो, तो हो सकता है शेड्यूल्स से रिलेटेड थोड़े फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन आएंगे, थोड़े अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, बट
उन शेड्यूल्स का मॉडर्न लाइफ पे हमारे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उस तरह के जो लंबे लंबे क्वेश्चंस होते हैं वैसे आपको नहीं सोचना है। आपको थोड़ा सा इसमें फैक्चुअल होकर के सोचना है, क्योंकि फैक्चुअल सवाल आते हैं, हालांकि एनालिटिकल भी आते हैं, लेकिन आपको थोड़ा समझना होगा। और ये समझ आपकी तभी डेवलप होगी जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से देख रहे होगे। एमसीक्यूज की बात करते हैं। देखो एमसीक्यूज का जो आपके अंदर फियर है उसको हटाने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप प्रीवियस ईयर का जो एमसीक्यू वाला कलेक्शन होता है उसको लेकर के आओ, और हर दिन 5 से लेकर के 20 तक जितने एमसीक्यूज आप बना सकते हो, आपके पास जितना टाइम आपको अलाउ करता है, क्योंकि आप वर्किंग प्रोफेशनल भी हो सकते हो सकता है आपके पास पूरा टाइम खाली हो, तो आप अपने हिसाब से फिक्स कर लो कि हर दिन मैं इतने एमसीक्यूज तो सॉल्व करूंगा। और इसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका है कि मान लो आज आपने डिसाइड किया कि मैं पॉलिटी पढ़ूंगा और मैं हिस्ट्री पढ़ूंगा, तो आप काम या ये करो कि 10 क्वेश्चन आप पॉलिटी के करो और 10 क्वेश्चन हिस्ट्री के करो सुबह सुबह ही। ये दोनों के 10-10 क्वेश्चन आप कर लोगे तो दिमाग में आपका थोड़ा थोड़ा आइडिया उस दिन ही बैठ जाएगा कि किस पर्सपेक्टिव से मुझे पढ़ना है, कैसे मुझे अप्रोच करना है, कैसे मुझे पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाना है। तो इस तरह से जब आप दिन में हिस्ट्री और पॉलिटी को पढ़ोगे तो आप एक डायरेक्शन के साथ मूव कर रहे होगे, डायरेक्शन लेस मूव नहीं कर रहे होगे। इससे आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम बचेगा। साथ ही आपका जो नोट मेकिंग का स्टाइल है वो धीरे धीरे विथ टाइम अब इवॉल्व करना चाहिए एमसीक्यूज़ को देखते हुए। एमसीक्यूज़ के साथ साथ आपका थोड़ा नोट मेकिंग स्टाइल अलग होना चाहिए। जैसे कि अगर आप देख रहे हो कि जो फैक्चुअल सवाल आ रहे हैं वो डेट से रिलेटेड थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप डेट वाली चीज़ों को स्पेशल फोकस के साथ मेंशन करोगे। अगर आप देखोगे कि मैप वाले क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, लोकेशन के क्वेश्चन आ रहे हैं, जो भी लोकेशन न्यूज़ में चल रहे हैं उसका मैप से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, तो मैप आपको बहुत अच्छे से करना होगा और मैप के रिगार्डिंग आपको नोट्स वगैरह बनाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो इस तरह एमसीक्यूज़ के थ्रू आप अपने प्रिपरेशन को इवॉल्व करोगे। एमसीक्यूज़ को आपको इस तरह से इस्तेमाल में लेना है। अब बात करते हैं मॉक टेस्ट के ऊपर। तो देखो कोई भी जो मॉक टेस्ट है वो प्रीवियस ईयर पेपर्स के जितना यूजफुल नहीं है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने बहुत सारे जो बड़े बड़े कोचिंग्स होते हैं, जितना भी बड़ा कोचिंग का आप नाम ले लो, सबके मॉक टेस्ट मैंने ट्राई किए हैं, लेकिन किसी का भी मॉक यूपीएससी के बराबरी का नहीं है। यूपीएससी जिस पैटर्न से सवाल पूछता है बिल्कुल सबको बहुत चक्कर रख देता है। इसीलिए मैंने कुछ मॉक्स लगाए थे, सारी कोचिंग के मैं एक दो मॉक्स लगा चुका हूं, लेकिन किसी में मेरा ना मार्क्स ठीक ठाक आता था और ना मुझको उसका पैटर्न समझ में आता था। मेरे सबसे हाईएस्ट जिंदगी के जो मार्क्स आए हैं एमसीक्यूज़ में ये यूपीएससी वाले, वो मेरे यूपीएससी के असली प्रीलिम्स एग्जाम में ही आए हैं, क्योंकि बाकी सारे लोग इस तरह का अजीब तरीका का वो लोग पेपर्स बनाते थे कि उसमें या तो आपके बहुत ज़्यादा नंबर आ जाएंगे अगर आप उनका मटेरियल पढ़ लो। फॉर एग्जांपल बड़े बड़े जो कोचिंग होते हैं, तो अगर आप उन कोचिंग का मटेरियल पढ़ लोगे और उनका आप करंट अफेयर्स पढ़ लोगे तो उससे आप उसके टेस्ट सीरीज में बहुत अच्छा कर सकते हो। बट यूपीएससी ने आपको कभी नहीं बोला कि मैं उस पर्टिकुलर कोचिंग के मटेरियल से आपको सवाल पूछने वाला हूँ। यूपीएससी ने कोई बुक लिस्ट नहीं सजेस्ट की, यूपीएससी ने सिर्फ सब्जेक्ट्स के नाम बताए, एक छोटा सा सिलेबस आपको दिया है, तो उस सिलेबस से वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और किसी भी टाइप का पूछ सकते हैं। तो मुझे कोई भी कोचिंग अप टू द मार्क नहीं लगा, बाकी ये आपका कॉल है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि लास्ट के जो 3 से 4 साल का प्रीवियस ईयर है, एटलीस्ट 4 साल का जो प्रीवियस ईयर है उसको आप बचा के रखोगे। उसके क्वेश्चंस आप मत सॉल्व करना। जब आप प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज लगा रहे होगे तो उनको आप बचा के रख लेना, और लास्ट के टाइम में जब 3 से 4 साल का जो आपका मॉक 3 से 4 साल का माफ करिएगा प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस होगा यूपीएससी प्रीलिम्स के जीएस1 का, उसको आप एज अ मॉक सॉल्व करेंगे। उसको आप पूरा टाइम लगा करके बैठोगे और उसके साथ अपने एक ओएमआर शीट का प्रिंट आउट लेकर के ओएमआर में गोले भर भर के उसको सॉल्व करने का प्रैक्टिस करोगे लास्ट के 1-2 महीने में। ये ज़्यादा बेटर अप्रोच है। मॉक्स उतना देने का जरूरत नहीं है। अगर आप मॉक देते हो तो ये एक चीज़ ध्यान रखना कि मॉक वही अच्छे होते हैं जो कि आपको मार्क्स ला करके दे, ठीक है। क्योंकि देखो एग्जाम में हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ पढ़ के जाना नहीं है, एग्जाम में हमको नंबर भी लाने हैं और हमको कॉन्फिडेंस भी हाई रखना है। इसीलिए हमारा ध्यान इस चीज़ के ऊपर रहना चाहिए कि ऐसे मॉक्स हम लगाएं जिसके अंदर हमारे नंबर अच्छे बढ़ रहे हैं, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस भी आए। अदरवाइज अगर हमारा कॉन्फिडेंस डाउन होते चला जाता है एग्जाम के टाइम में तो इसका कोई पॉइंट ही नहीं है। क्योंकि कोचिंग तो क्या है कि कोचिंग इंडस्ट्री आपको अपने साथ गोल 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 घुमाते रहना चाहती है। कोचिंग तो चाहती है कि अगर आप वो ऐसे मॉक्स बनाए ताकि आप डीमोरलाइज हो जाओ लास्ट के टाइम में और प्रीलिम्स इस बार का स्किप कर दो, अगले बार फिर से जाकर के उनके कोचिंग का कुछ ना कुछ मटेरियल खरीद लो, क्योंकि यहाँ पे करोड़ों का इंडस्ट्री है। तो इसीलिए आपको इस चक्कर में नहीं फंसना। आपको लास्ट में क्या करना है कि ऐसे मॉक्स ही लगाओ जिनमें आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं, अदरवाइज मॉक अवॉइड करो, ठीक है। आप अवॉइड भी कर सकते हो पूरी तरह मॉक्स को, जैसे कि मैंने अवॉइड कर दिया था लास्ट में। मैंने सोचा कि प्रीवियस ईयर पेपर्स ही मैं 3-4 बना करके जाऊंगा और मेरे लिए वो मोर देन इनफ है। मैं मॉक्स को अवॉइड करूंगा, स्पेशली जो लास्ट का मंथ होगा आपका प्री का, उसमें आप बिल्कुल अवॉइड करना मॉक को। भले ही आपके मॉक में अच्छे नंबर आ रहे हो, खराब नंबर आ रहे हो, फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर आपके मान लें मॉक्स में बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, 150 नंबर आ रहा है, 120 नंबर आ रहा है, लेकिन अगर आखिरी के टाइम में अगर आपके मॉक्स में नंबर गिरने लग गए तो झूठ मूठ का आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा। तो आपको अपना कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना। इस एग्जाम में आपको डायरेक्शन के साथ साथ अपना कॉन्फिडेंस भी अच्छा रखना है और अपनी नॉलेज को भी ठीक ठाक लेवल पे मेंटेन करना है। इसलिए मॉक टेस्ट मैं बेस्ट सजेस्ट करूंगा कि लास्ट के 4 साल के प्रीवियस ईयर लगाओ, वो ज़्यादा बेटर होगा। फाइनली हम लोग बात करते हैं एलिमिनेशन टेक्निक्स के ऊपर। देखो ये बिल्कुल अनरियलिस्टिक बात है कि आप अपने से एक्सपेक्ट करो कि आप एग्जाम के अंदर 45 से 50 क्वेश्चन आपको 100% एक्यूरेसी के साथ पता होंगे। देखो
कट ऑफ अराउंड 90 मार्क्स के अराउंड इस बार रहती है। 90-100 मार्क्स अगर आप मान लो तो 45 से 50 क्वेश्चंस आपको सही करने होंगे 100% एक्यूरेसी के साथ, इसमें आप चांस नहीं ले सकते। तो जो भी लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको लगता है कि वो यूपीएससी के जीएस 1 में यानी प्रीलिम्स में 45 से 50 नंबर ले आएंगे, या तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स हैं, और अदरवाइज वो अपने आप को एक बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हो। तो अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हो तो वेल एंड गुड है, फिर आप एक्सपेक्ट करो कि आप 45 क्वेश्चंस आपको पूरे पूरे पता होंगे। अदरवाइज आपको एलिमिनेशन टेक्निक्स का सहारा लेना ही लेना होगा, क्योंकि बड़े बड़े जो अच्छे टॉपर्स होते हैं वो भी 30 से 35 सवाल से ज़्यादा उनको 100% नहीं मालूम होता, क्योंकि यूपीएससी इस तरह के गूगली आपके ऊपर फेंक के मारती है। आपको बहुत सारी चीज़ों में समस्या आएगी, तो इसीलिए आपको एलिमिनेशन टेक्निक्स समझने होंगे। तो एलिमिनेशन टेक्निक्स आपको सीखने पड़ेंगे या फिर आपको खुद से बनाने पड़ेंगे। क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते करते आपको कुछ चीज़ें समझ में आने लगेंगी कि यहाँ पे जब ये वाली चीज़ हो रहा है तो ये वाला ऑप्शन हट जाएगा, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ पे ऑल ऑफ दीज होने का चांसेस ज़्यादा है, यहाँ पे नन ऑफ दीज होने का चांसेस कम है। इस तरह से करके आप अपने एलिमिनेशन टेक्निक्स बना सकते हो या फिर आप सीख सकते हो। बहुत सारे सोर्सेस हैं, आप बोलोगे तो मैं भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, लेकिन नेट पे अभी भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आप अगर आप लोकल कोचिंग ले रहे हो तो आसपास भी बहुत सारे आपके सीनियर्स होंगे जो आपको इसके लिए गाइड कर देंगे। तो एलिमिनेशन टेक्निक्स का आपको यूज़ करना ही करना पड़ेगा, अनटिल एंड अनलेस कि आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हो, यानी टॉप 0.00001% में अगर आप आते हो तो शायद आपको 50 क्वेश्चन एकदम 100% आते होंगे। हो सकता है आपका लक उस दिन अच्छा हो, अदरवाइज आई विल नॉट सजेस्ट कि आप पूरी तरह नॉलेज के बेसिस पर एग्जाम देने जाओ। अगर आप सिर्फ नॉलेज के बेसिस पे एग्जाम देने जाओगे तो चांसेस आपके बहुत ज़्यादा कम हो जाने वाले होंगे सिलेक्शन के लिए। इसीलिए ये जो एलिमिनेशन टेक्निक्स आप सीखोगे ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है। एलिमिनेशन टेक्निक्स अगर जो नए बच्चे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो मान लो आपके एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आता है, उसके अंदर 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं, तो आप धीरे धीरे जब पैटर्न ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे कि कुछ तरह के क्वेश्चंस है जिसके अंदर ऑल ऑफ दीज वाले क्वेश्चंस के करेक्ट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। कुछ तरह के क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर आप एक ऑप्शन आराम से एलिमिनेट कर दोगे, किसी में होता है आप 2 ऑप्शन आराम से एलिमिनेट कर दोगे, तो आपके पास लास्ट में सिर्फ 2 ही ऑप्शंस बचेंगे। अब 2 में से अगर आप ब्लाइंड गेस भी लेते हो तब भी 50% प्रोबेबिलिटी है आपके आंसर की सही होने की। तो इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा ये यूज़फुल होता है एलिमिनेशन टेक्निक्स। आपको कॉन्फिडेंस के साथ इसका इस्तेमाल करना है। आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करोगे कि एलिमिनेशन टेक्निक्स आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया है। नेगेटिव मार्किंग से बिल्कुल भी मत डरो आप, क्योंकि अगर नेगेटिव मार्किंग से डर करके आप कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आते हो, मान लो अगर आप सिर्फ 55 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हो कि नेगेटिव मार्किंग का टेंशन नहीं लेना, फिर भी आपके कुछ सवाल तो गलत होंगे ही होंगे। और अगर सिर्फ 55 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे जिसमें अगर 10 सवाल आपके गलत भी हो गए तो फिर आपका खेल वहीं पर खत्म हो जाता है। मैं यूआर कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। तो इसीलिए एलिमिनेशन टेक्निक्स आपको सीखने ही पड़ेंगे, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है अनटिल अनलेस कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल हो। तो ये आपको सीखने ही सीखने पड़ेंगे। इसको सीख के इसकी अच्छी तरह से आपको प्रैक्टिस भी करना होगा। तो ये वीडियो यहीं तक था। आई होप आपको वीडियो से कुछ वैल्यू मिला होगा। अगर वैल्यू मिला होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं ये भी हमें ज़रूर बता दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है ऋषिकेश। जय हिंद।